हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। मैं लाली वर्मा पुनः आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। डियर स्टूडेंट्स, लेकर आई हूँ आपकी पाठ्य पुस्तक आरोह का पार्ट 3 और इसका करेंगे हम इस वीडियो में कंप्लीट चैप्टर रिवीजन। जी हाँ, कुंवर नारायण जी द्वारा रचित कविता के बहाने और बात सीधी थी पर इसमें कवि ने क्या बताया है। क्या आपने पहला वीडियो देखा? यदि पहला वीडियो देखा है तो बिल्कुल आपको पता होगा कि कुंवर नारायण जी ने कविता के बहाने अर्थात कविता की महत्ता को बताया है। साथ ही साथ बात सीधी थी पर में उन्होंने बताया है कि किस तरह से शब्दों के जाल में यदि कोई उलझ जाए तो उससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है। शब्दों का जो चयन है वो बहुत सोच समझकर करना चाहिए। किसी भी बात को अपने मुंह से या व्यक्त करने से पूर्व 100 बार सोचना चाहिए, पहले तौलना चाहिए, फिर बोलना चाहिए कि हमारी बात के कारण किसी को आघात ना पहुंचे। हमारी बात के कारण कहते ना बनी बनाई बात बिगाड़ कर रख दी, ये भी सुना होगा आपने। यही सब जानेंगे, यही सब समझेंगे हम इस वीडियो में। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कुंवर नारायण जी के बारे में। कुंवर नारायण जी का जन्म हुआ था 19 सितंबर सन 1927 को और मृत्यु हुई थी 15 नवंबर सन 2017 में। ठीक है, और इन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से कई तरह की रचनाएं और सीख हम सबको देने की कोशिश की है और इन्हें कबीर दास जी सम्मान भी प्राप्त हुआ है। इनकी रचनाएं वास्तविक जीवन पर आधारित होती थी। ये ऐसा नहीं कि सिर्फ कल्पना में लिखे जा रहे हैं और बस लिखे जा रहे हैं। क्या है आखिर? इन्होंने अपनी कविताओं में, जैसे पाठ का नाम पता है ना आपको, कविता का नाम कविता के बहाने, और दूसरा है बात सीधी थी पर। अब आप ये टाइटल कितने इजी लग रहा है ना, कविता के बहाने और बात सीधी थी पर। हाँ, ये भी कोई टाइटल हो सकता है क्या? सच में हम सबको सोचने पर उन्होंने विवश किया और जो टॉपिक या जो भी टाइटल हम सबको सोचने पर विवश कर दे, मतलब वो सही टॉपिक है। मतलब कि उन्होंने बड़े ही तर्कपूर्ण तरीके से उस टॉपिक को चुना है और वो टॉपिक जब हम सोचने लगे अर्थात हम सबसे संबंधित है, तो कोई भी कविता तभी सार्थक मानी जाती है जब वो सब को लेकर चले, जब वो सबके समझ में भी आए और जो भी उद्देश्य दिया है या जो भी उद्देश्य लेकर आए हैं कवि, रचनाकार, साहित्यकार, जो भी उद्देश्य को लेकर रचना कर रहे हैं वो उद्देश्य भी पूरा हो, तभी जाकर वो कोई भी रचना सार्थक हो पाती है। ऐसे तो कई तरह की लोग बातें करते हैं, लेकिन बातें तभी अच्छी मानी जाती है जब उनका अर्थ कोई ऐसा हो जो कि सामने वाले को अर्थपूर्ण लगे और उसकी समझ में आए और जिसका कोई अर्थ हो। ठीक है, देखिए, कविता के बहाने कुंवर नारायण जी द्वारा लिखी गई एक प्रसिद्ध कविता है। कविता के बहाने यह एक यात्रा है जो चिड़िया, फूल से लेकर बच्चे तक की है। कविता के बहाने की हम बात कर रहे हैं। कविता के बहाने में कवि ने इस तरह की यात्रा का वर्णन किया है जो एक चिड़िया से लेकर फूल और बच्चे तक गई है। मतलब उन्होंने ये तीन उपमानों की सहायता से इस कविता की रचना की है। उन्होंने कहा है कि कविता क्या है? चिड़िया के बहाने। क्या चिड़िया की तरह उड़ती रहती है? तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं, चिड़िया की उड़ान तो सीमित रहती है। चिड़िया तो किसी हद तक जाकर थक जाती है और रुक जाती है। फिर उन्होंने कहा क्या फूल के जैसा है? तो उन्होंने कहा नहीं, फूल भी मुरझा जाता है। ठीक है, मुरझा जाता है, उसकी भी अवधि होती है। फिर क्या बच्चे की जैसी है? क्या बच्चे की जैसी है? यस, उन्होंने यही कहा है कि कविता बच्चे की तरह है, जो जिस तरह से बच्चे के मन में किसी तरह का कोई भेद नहीं होता, उसके लिए सब बराबर होते हैं, वैसे ही एक कविता तभी अच्छी मानी जाती है जब वो सब को लेकर चले। कोई ऊंच नीच नहीं, कोई जाति धर्म भेदभाव नहीं, कोई निम्न उच्च नहीं, कोई वर्ग भेद नहीं, तब जाकर कोई कविता अच्छी मानी जाती है। और यहाँ पर चिड़िया की उड़ान और फूलों का मुरझाना ये दर्शाता है कि इनकी तो अवधि होती है, लेकिन कविता तो युगों युगों तक चलती रहती है। इसकी कोई समापन या इसकी कोई सीमित अवधि नहीं होती है, असीमित रहती है। ये कभी पुरानी नहीं होती है, ये कभी ऐसी नहीं होती कि नहीं इसको अब तो इसका क्या अर्थ है। जैसे हमने कई कविताओं की चर्चा की थी, झांसी की रानी हुई या सुभाष चंद्र बोस जी की है ना, वह खून कहो किस मतलब का, जिसमें जीवन रवानी है, जो परवश होकर बहता हो वह खून नहीं वह पानी है। बहुत सी ऐसी कविताएं हैं जो आज भी हमें जोश से भर देती हैं, हमें उत्साह से भर देती हैं।
तो कविता के बहाने कुंवर नारायण जी द्वारा लिखी गई एक प्रसिद्ध कविता है। कविता के बहाने एक यात्रा है जो चिड़िया फूल से लेकर बच्चे तक की है और एक प्रकृति की है। दूसरी ओर भविष्य की ओर कदम बढ़ाता बच्चा, कहने की आवश्यकता नहीं है कि चिड़िया की उड़ान की सीमा है। अभी मैंने बताया ना, फूल के खिलने की परिणति है, मतलब निश्चित है, वो भी मुरझा ही जाता है, लेकिन बच्चे के सपने असीम है। बच्चों के खेल में किसी प्रकार की कोई सीमा या कोई स्थान नहीं है। कविता भी शब्दों का खेल ही है और शब्दों के इस खेल में जड़, चेतन, अतीत, वर्तमान और भविष्य सभी उपकरण मात्र हैं। इसलिए जहां कहीं रचनात्मक ऊर्जा होगी वहां सीमाओं के बंधन खुद ब खुद टूट जाते हैं। जहां कहीं रचनात्मक ऊर्जा होगी वहां सीमाओं के बंधन खुद ब खुद टूट जाते हैं। वो चाहे घर की सीमा हो, भाषा की सीमा हो या फिर समय की सीमा ही क्यों ना हो। रचनात्मक लेखन समझते हो आप? रचनात्मक ऊर्जा मतलब जहां पर मन में चाह, कहते हैं ना, जहां चाह वहां राह। तो यहां अपने मन में पहले चाह जगानी होगी, तब जाकर हम अपनी मंजिल तक पहुंच पाते हैं। चाहे वो चिड़िया हो, चाहे वो फूल हो, चाहे वो कविता हो या शब्द हो। यदि शब्दों को रचनात्मक तरीके से लेखन किया जाए, शब्दों को भली भांति रचनात्मक तरीके से पिरो कर सजाया जाए, तो वो कविता युगों युगों तक चलती रहती है। और ऐसी कई कविताओं की हमने अभी बात की है, चाहे झांसी की रानी की हो, सुभाष चंद्र बोस की हो, माँ खादी की चादर दे दो मैं गांधी बन जाऊं, सब मित्रों के बीच बैठकर रघुपति राघव गाऊं, या फिर कबीरदास जी के दोहे हों, प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले ना कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विषमृत हो। ये युगों युगों से हैं और युगों युगों तक रहेंगे, ये कभी पुराने नहीं होते हैं। इनमें क्या है? इनमें रचनात्मकता है, ठीक है, इनमें क्रिएटिविटी है, इसलिए ये हमेशा रहेंगे। अतः कभी भी अपनी बात कहना भी किसी तरह की सीमा के बंधन में नहीं फंसते हैं। वे बच्चों की तरह सभी को साथ लेकर चलते हैं। वे सारे संसार को अपना मानते हैं, सबको आत्मीय मानते हैं। कविता कवि की लेखनी से युगों युगों तक विकास पाती है। कवि ना कभी कभी जाते हैं परलोक। कवि, जो कवि की बात कर रहे हैं, हम किसी व्यक्ति मात्र की बात नहीं कर रहे हैं, हम कवि नामक शब्द की बात कर रहे हैं। जैसे आत्मा या कवि, कल्पना, ये कभी नहीं मरती हैं, ये हमेशा रहती हैं। कवि, कवि की लेखनी युगों युगों तक अमर रहती हैं, कभी पुरानी नहीं होती हैं। सबको ये अपना मानते हैं। अपनी जीवंतता के कारण कविता पाठकों के विचारों को महकाती रहती है। अपनी जीवंतता मतलब उसमें जो है हमेशा ऐसा लगता है जैसे आज का ही वर्णन हो। तुलसीदास जी, रामचरितमानस की हम बात करें, और भी जैसे हरिवंश राय बच्चन जी की हम बात करें, और भी कई कविताएं हमने सुनी हैं, पढ़ी हैं। एक वो थी ना बच्चन जी की कि जीवन नहीं मरा करता है, चंद खिलौनों के खोने से बचपन नहीं मरा करता है, कितनी बार गगरियां फूटी शिकन आई पनघट पर, कितनी बार कश्तियां डूबी चहल पहल वैसी ही तट पर, चंद खिलौनों के खोने से, ऐसा कुछ है उनकी, बच्चन जी की ये कविता है। तो ऐसी कई कविता है, कई प्रसिद्ध कवि हैं जिन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से हम सबको एक नई दिशा प्रदान की है और युगों युगों तक चलती रहेंगी। तो अपनी जीवंतता के कारण पाठकों के विचारों को महकाती रहती हैं और महकाती रहेंगी। अतः कविता बिना मुरझाए युगों तक खिली हुई महकती है। कविता के बहाने, यस, कविता के बहाने। कविता क्या है भाई? हाँ, कविता तो एक उड़ान है चिड़ियों के बहाने। यदि देखा जाए तो क्या कविता उड़ान है? लेकिन कवि ने वहीं पर फिर अपने आप के शब्दों को बहुत ही अच्छे से पिरोया और कहा कविता एक उड़ान है चिड़ियों के बहाने, लेकिन कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। अब एक तरफ उन्होंने कहा है कि चिड़िया की उड़ान की तरह है कविता, लेकिन कहा कि कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। क्यों नहीं जान सकती चिड़िया? क्योंकि चिड़िया की उड़ान तो सीमित है। चिड़िया उड़ेगी उड़ेगी उड़ेगी, लेकिन वो पुनः अपने घोंसले में आ जाती है, वृक्ष पर बैठ जाती है, अर्थात उसकी सीमा निश्चित है। तो कविता क्या है? कविता की सीमा निश्चित नहीं है, नहीं है, कविता तो असीमित है। फिर क्या कहा उन्होंने? ओके, बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने चिड़िया क्या जाने। बिल्कुल, कभी इस घर में बैठती है, कभी उस छत पर बैठती है, कभी इस पेड़ पर बैठती है, कभी उस पेड़ पर बैठती है। तो कविता के पंख लगा उड़ने के माने, अब यदि कविता में पंख लगे हैं तो क्या
चिड़िया उन पंखों को समझ पाई है। कवि ने लिखा है, चिड़िया क्या जाने, अर्थात चिड़िया नहीं जानती है। कविता की उड़ान को भला चिड़िया क्या जाने, क्योंकि चिड़िया तो सीमित स्थानों तक या सीमित उड़ान उड़ सकती है, जबकि कविताएं तो युगों युगों तक चलती आ रही हैं, चलती रहेंगी। ठीक है। कवि कहते हैं कि कविता की कल्पना कवि की कल्पना की उड़ान की तरह है। कविता की कल्पना कवि की उड़ान की तरह है, जिस तरह चिड़िया की उड़ान है। लेकिन कवि की कल्पना की उड़ान की कोई सीमा नहीं है। तभी तो कहते हैं, जहां न पहुंचे रवि, रवि अर्थात सूर्य, जहां पर सूर्य का प्रकाश भी नहीं पहुंच पाता, वहां पर कवि की कल्पना पहुंच जाती है। तो जहां न पहुंचे रवि, वहां पहुंचे कवि। ठीक है। लेकिन कवि की कल्पना की उड़ान की कोई सीमा नहीं है। चिड़िया घर के अंदर बाहर उड़ती है, एक घर से दूसरे घर तक जाती है, लेकिन चिड़िया उस तरह उड़ान नहीं भर सकती है जिस तरह कविता भरती है। कविता के पंख लगा उड़ान के माने चिड़िया क्या जानती है। कविता की उड़ान चिड़िया की उड़ान से कहीं ज्यादा है, कहीं बढ़कर है, क्योंकि वो तो युगों युगों से चलती आ रही है। एक ही कविता, एक ही कवि, कितने कवि हैं, कितने कवि हैं, है ना। निराला जी हैं, महादेवी वर्मा जी हैं, जयशंकर प्रसाद जी हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी, पंत सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। बहुत सारे कवि हैं जिन्होंने अपने रचना के माध्यम से हिंदी साहित्य को एक नई उड़ान दी, और ऐसी उड़ान जो युगों युगों से चली आ रही है, युगों युगों तक जाती रहेगी। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। फिर पुनः कवि कहते हैं कि अच्छा ठीक है, चिड़िया की उड़ान से कहीं बढ़कर है कविता की उड़ान, तो चिड़िया कविता की उड़ान को नहीं जान सकती, क्योंकि चिड़िया की उड़ान है सीमित। तो क्या कविता है खिलना फूलों के बहाने? क्या कविता फूलों की तरह खिलने के बहाने है? कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, ये भी सही है। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने। अब माना है कवि ने कि कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। क्या कविता फूलों की तरह खिलती है? उन्होंने कहा हाँ, कविता खिलती तो है, लेकिन क्या फूलों की तरह खिलती है? क्या फूल कविता की तरह हमेशा खिले रहते हैं? नहीं नहीं नहीं। बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने। अर्थात फूल तो मुरझा जाते हैं, फूल की तो कुछ अवधि रहती है। सुबह खिलेंगे, शाम को मुरझा कर गिर भी जाते हैं। तो क्या कविता सिर्फ एक ही दिन की रहती है? नहीं, ये तो फूलों के खिलने से भी अधिक है। ठीक है। इसकी कोई अवधि नहीं है, इसकी कोई सीमा नहीं है, ये तो असीमित है। कवि की कल्पना फूलों की तरह खिलती है। बिल्कुल, कवि की कल्पना फूलों की तरह खिलती है, लेकिन फूलों के खिलने की एक सीमा तो है ही। अतः फूल क्या जाने, फूल बगीचे को बाहर भीतर अलग अलग उद्यानों को अपनी खुशबू से महकाते रहते हैं। फूल सुबह खिलता है, शाम को मुरझा कर गिर जाता है। वे एक निश्चित समय में खिलते हैं और खत्म हो जाते हैं। कविता फूल की तुलना में बिना मुरझाए लंबे समय तक पाठकों के विचारों को महकाती रहती है। अतः फूल से कविता की तुलना नहीं की जा सकती। स्वयं ही कवि कहते हैं कि क्या कविता की तुलना फूल से की जाए, या फिर उसको क्या माना है उन्होंने, फूलों की तरह खिलती है। लेकिन दूसरे ही पल क्या कहा कि फूल तो खिलकर मुरझा जाता है, उसकी तो समय अवधि रहती है, लेकिन कविता तो हमेशा खिलती रहती है। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। चिड़िया के देख लिया उड़ान, उड़ान से कहीं ज्यादा है। फूलों की तरह देख लिया, खिलना उससे भी ज्यादा है, क्योंकि फूल खिलकर मुरझा जाते हैं। अब आ गया है बच्चों के बहाने। बिल्कुल, कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, और इसी को कवि ने प्रमाणित कर दिया है और बिल्कुल सही सटीक बताया कि यस, कविता है बच्चों की तरह खेल। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। बाहर भीतर इस घर उस घर, सब घर एक कर देने के माने बच्चा ही जाने। बच्चे के लिए कोई भेद नहीं रहता, किसी तरह की ऊंच नीच का भेदभाव नहीं रहता, जाति धर्म का भेदभाव नहीं रहता।
बड़े अमीर या गरीब का भेदभाव नहीं रहता, गोरे काले का भेदभाव नहीं रहता, वो सब के लिए समान रहता है। किसी के भी घर में कहीं भी चला जाएगा, कुछ भी उठाकर खाने भी लगेगा, क्योंकि उसके लिए ये सब नहीं है कि अरे ऐसा वैसा। उसी तरह से कविता खेल है बच्चे के तरह, बिल्कुल। यहां पर उन्होंने इसलिए कह दिया है, सब घर एक कर देने के माने बच्चा ही जाने। ठीक है, कवि कहते हैं कि कविता बच्चों के खेल की तरह है। जिस तरह बच्चा कभी भी कहीं भी किसी भी तरह खेलता है, उसके खेलने की कोई सीमा नहीं होती, किसी भी भाव बंधन की कोई सीमा नहीं होती। बच्चे भीतर बाहर, अमीर गरीब, स्त्री पुरुष, धर्म जाति कोई भेदभाव नहीं रखते, सबके लिए वो समान रहते हैं। अतः कभी भी अपनी बात कहने में कहना भी किसी तरह की सीमा के बंधन में नहीं फंसते हैं। वे बच्चों की तरह सभी को साथ लेकर चलते हैं। वे सारे संसार को अपना मानते हैं और सबको आत्मीय बनाते हैं। अर्थात कविता किसकी तरह माना? सबसे पहले हमने देखा चिड़िया की तरह। नहीं, चिड़िया की तो उड़ान की सीमा है। ओके, चलो आगे चलते हैं। क्या कविता है खिलना फूलों के बहाने? हाँ, फूलों की तरह खिलना तो है, लेकिन फिर सोचा फूलों की खिलने की तो एक अवधि होती है। अवधि मतलब समय होता है निश्चित, ठीक है। तो फूल भी मुरझा जाते हैं, मतलब ये भी नहीं। तो क्या कविता खेल है बच्चों के बहाने? यस, कविता खेल है बच्चों के बहाने, क्योंकि जिस तरह से बच्चों के मन में स्त्री पुरुष, रंग रूप, जाति भेद, धर्म, किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं रहता, उसी तरह से कवि भी अपनी कविताओं की जब रचना करते हैं तो उनके लिए भी सब कुछ समान रहता है। उनके लिए सभी धर्म एक रहते हैं। कविता या कोई भी रचनाकार किसी भी तरह से ये सोच कर नहीं लगता कि ये इस धर्म के लिए है तो ये इस धर्म के लिए, ये इस वर्ग के लिए तो ये इस वर्ग के लिए। उसके लिए सब है। हाँ, खास तौर से ये अवश्य कहा जाता है, ये हमने अवश्य देखा है कि जो शोषित वर्ग है, जो मार्जिनलाइज सोसाइटीज है, जैसे सोसाइटी में जैसे हाशिए पर पले लोग जो मेन स्ट्रीम में शामिल नहीं है, उनको जरूर कविता के माध्यम से ऊपर उठाने की कोशिश की जाती है कि जो कहीं ना कहीं छुपे हुए हैं, जो अपने अस्तित्व को एकदम, जिन्होंने अपने अस्तित्व को खो दिया है, उनके लिए अवश्य कविताओं की रचना की जाती है ताकि उन्हें भी मेन स्ट्रीम में शामिल किया जा सके। ठीक है, चलो, तो ये था। अब है बात सीधी थी पर। कविता के बहाने तो हमने देख ली है, अब कुंवर नारायण जी द्वारा रचित ही कविता, इसी का एक और पार्ट है बात सीधी थी पर। तो बात तो सीधी थी, पर हुआ क्या? देखिए, बात सीधी थी पर कविता को कोई दूसरा नहीं काव्य संग्रह से लिया गया है। ठीक है, इस कविता में किसी बात को कहने के लिए भाषा की सहजता और सरलता पर जोर दिया गया है, ताकि कविता या कथ्य के भाव और उद्देश्य श्रोता तक आसानी से पहुंच सके। श्रोता का अर्थ होता है सुनने वाले। ठीक है, श्रोता मीन्स सुनने वाले। आपको पता भी होगा, एक बार और देख लीजिए, एक बार और सुन लीजिए। श्रोता अर्थात सुनने वाले और वक्ता अर्थात बोलने वाले। वक्ता का अर्थ होता है बोलने वाले। ठीक है, बोलने वाले को वक्ता कहते हैं, सुनने वाले को श्रोता कहते हैं। श्रोता भी लिख देती हूं यहां पर, श्रोता। श्रोता का अर्थ होता है सुनने वाले, वक्ता का अर्थ होता है बोलने वाले। ओके, तो यहां पर उन्होंने यही कहा है कि कितने सहजता से, कितने अच्छे शब्दों का प्रयोग कर। अच्छे मतलब ये ना कि बड़े बड़े भारी भरकम से शब्दों को लाओ और हम तो बहुत बड़े कवि हैं, पहुंचे हुए कवि हैं, ऐसे ही रचनाएं नहीं करते, बहुत भारी भरकम शब्दों का भंडार है। अरे भाई, भारी भरकम शब्दों का भंडार है तो रखो अपने पास। कहने का तात्पर्य कि कविता या कोई भी रचना उसी तरह से करना चाहिए जो पाठक को, पाठक मतलब पढ़ने वाले। ठीक है, यहाँ एक और लिख देती हूँ आपके लिए। पाठक का अर्थ होता है पढ़ने वाले। पाठक का अर्थ होता है पढ़ने वाले, पढ़ने वाले। ठीक है, तो पाठक को समझ में आ जाए, श्रोता को समझ में आ जाए, तब कहीं वो कविता सार्थक मानी जाती है। अर्थात आसानी से वो समझ में आए, उसका उद्देश्य, उसका भाव, उसका कथ्य जो भी है वो आसानी से सबको समझ में आए, तभी जाकर वो
बात या कविता या कोई भी रचना सार्थक सिद्ध होती है। ठीक है, कवि कहते हैं कि हर बात को कहने के लिए कुछ खास एवं निश्चित शब्द होते हैं। ठीक वैसे ही जैसे किसी वस्तु में पेंच को कसने के लिए उसमें निश्चित खांचे बने होते हैं। खांचे मतलब जैसे कोई भी पेंच, स्क्रू जिसको कहते हैं, उसमें खांचे बने रहते हैं ना, उसी तरह से अच्छी कविता या अच्छी बात तभी अच्छी होती है जब सही जगह पर सही भाषा और सही शब्दों का प्रयोग हो जाए। कोई भी अच्छी बात, ऐसा तो नहीं है कि एक अच्छी बात जो हमारे लिए अच्छी है वो सबके लिए अच्छी हो। कभी किसी के लिए वो खुशी का कारण होता है तो किसी के लिए वही दुख का कारण भी होता है। कभी किसी को वो बात बहुत अच्छी लगती है और कभी किसी को सेम बात, वही बात बुरी भी लगती है। तो यहाँ पर हमें ये देखना है कि समय, परिस्थिति, लोग, माहौल किस तरह का बना है, उसके हिसाब से हमें अपनी बात रखना आना चाहिए। आप कितने बड़े विद्वान हैं, आप कितने बड़े शिक्षाविद हैं, तब जाकर आपकी शिक्षाविद या आपका परिचय मिलता है जब आप सही मौके पर सही बात को रखते हैं। तो अच्छी कविता या अच्छी बात तभी बनती है जब सही जगह पर सही भाषा या सही शब्दों का प्रयोग होता है। ठीक है, अच्छी बात तभी अच्छी बनती है जब सही जगह पर सही भाषा या शब्दों का प्रयोग होता है। नहीं तो कितनी भी अच्छी बात हो, कितनी भी अच्छी कविता हो, उसका कोई मूल्य नहीं। जैसे मान लीजिए कोई बहुत दुखी है, ठीक है, किसी के घर में कोई इस तरह की दुखी वाला माहौल है और हम वहां जाए चुटकुले सुनाने। चुटकुले का अर्थ क्या है? जहां पर हंसी आती है। तो क्या हम ऐसे माहौल में चुटकुले सुनाएंगे? नहीं, वहां पर हंसी के प्रयोग में आने वाले चुटकुले भी बहुत बुरा प्रभाव छोड़ेंगे। तो बात कब कहां कही जाती है, सही समय पर सही शब्दों का प्रयोग होना चाहिए। ठीक है, और जब ऐसा होता है तो बिना किसी अतिरिक्त मेहनत के वह बात खुद ब खुद बेहतरीन बन जाती है। यानी कविता में भाव के अनुरूप ही भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए। क्या किया जाना चाहिए? कविता में भाव के अनुरूप ही भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए। जिस तरह का भाव है, जिस उद्देश्य को लेकर हम कोई बात कहना चाहते हैं, जिस उद्देश्य को लेकर हम कविता की रचना करना चाहते हैं, वो उद्देश्य को ध्यान में रखते ही हमें करना चाहिए। तो जो भाव है वो भाषा का ध्यान रखना है। देखो, बात सीधी थी पर, उन्होंने बात सीधी थी पर ही कुंवर नारायण जी ने कविता की रचना कर डाली। अब आप यहाँ देखेंगे कि ये जो कविता है इसमें कोई राइमिंग्स नहीं है, कोई लयात्मकता नहीं है, कोई छंदबद्धता नहीं है। तो ये कविता यदि आपसे पूछी जाए कि ये कविता किस में लिखी गई है, तो आप कह सकते हैं ये कविता मुक्त छंद है। छंद मुक्त है या मुक्त छंद, ठीक है, छंद मुक्त कविता कहलाती है, जहां पर किसी तरह का कोई लयबद्धता नहीं है, क्योंकि इसमें कोई लयबद्धता नहीं है, लयात्मकता नहीं है, लयात्मकता नहीं है, ठीक है, लयबद्धता नहीं है, लयबद्धता ये भी नहीं है, इसलिए ये छंद मुक्त है। ठीक, छंद मुक्त अर्थात कही है उन्होंने कविता के माध्यम से, लेकिन ये इसमें लयात्मकता भी नहीं है, लयबद्धता भी नहीं है, इसलिए ये छंद मुक्त है। और जब छंदबद्ध होती है, छंद मुक्त और छंदबद्ध, छंदबद्ध, छंदबद्ध का अर्थ होता है छंद के साथ, जहां पर लयात्मकता भी होगी और लयबद्धता भी होगी। ठीक, ठीक है, इस तरह से आप देख सकते। बात सीधी थी पर एक बार, बात तो सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में क्या हो गया, जरा टेढ़ी फंस गई। बात तो सीधी थी लेकिन भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पुल्टा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए। लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। बात सीधी थी पर भाषा के चक्कर में थोड़ी टेढ़ी फंस गई। अर्थात जो बात सीधी थी, बात तो सीधी थी लेकिन भाषा के चक्कर में, अब भाषा और बात में अंतर भी समझ लीजिए। बात क्या है? हमारे अपने विचारों को प्रकट करना या व्यक्त करना ही बात है। लेकिन भाषा क्या है? भाषा एक माध्यम है। तो जो भी हम अपने भावों को व्यक्त करते हैं वो बात है। प्लीज ध्यान रखिएगा, सुन लीजिए कि जो भी हम अपनी बात को, अपने भावों को विचार करते हैं वो क्या होती है? बात।
भाव को विचार करने का एक तरीका है, वो बात है, और वो बात किसके माध्यम से आती है? भाषा के माध्यम से। क्योंकि भाषा में ही शब्द हैं, भाषा में ही वाक्य हैं, भाषा में ही रचना है, सागर है। तो यहां पर बात तो सीधी थी, पर एक बार भाषा के चक्कर में टेढ़ी फंस गई। बात तो हम सीधे सीधे कर रहे थे, लेकिन भाषा के चक्कर में अर्थात कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग कर दिया होगा या कर दिया जाता है कि वो सीधी बात भी टेढ़ी हो गई। फिर क्या हुआ? बात को घुमाया फिराया, तोड़ा मरोड़ा कि ये थोड़ा तो सही हो जाए, कुछ तो बात बन जाए, लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और पेचीदा होती गई, मतलब और कठिन होती गई और उलझती गई। जब कभी हम बिना सोचे समझे कोई बात कह देते हैं, जब कभी हम बिना विचारे कुछ भी व्यक्त कर देते हैं, तो फिर हम उस पे कहते ना, अरे भाई बस 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 कर, अब लीप अप होती मत कर, हाँ अब बात को घुमा मत, ये भी सुना होगा आपने। तो इससे अच्छा है कि या तो हम वहीं अपनी गलती स्वीकार कर लें तो बात फिर भी बन जाए, लेकिन यदि हम उसको घुमाएंगे फिराएंगे तोड़ेंगे मरोड़ेंगे तो वो और कठिन हो जाती है, फिर और उसका कहते हैं ना बात का बतंगड़ बन गया। तो बिल्कुल स्पष्ट लिखा है, कितने सरल और सहज शब्दों में कुंवर नारायण जी ने यहाँ इस कविता की रचना कर दी। बात सीधी थी पर भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मड़ोरा, घुमाया फिराया कि बात तो बने या फिर भाषा से बाहर आए, लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। देखिए वही लिखा है जो अभी मैंने आपको समझाया, जस्ट रीड करती हूं आपको एक बार। कविता लोगों के दिलों में तभी उतरती है जब कविता का भाव स्पष्ट हो। भाव क्या है? बात है। और जब बात अच्छे से कही जाती है तभी वो दिल तक पहुंचती है सीधे। कहते हैं ना, कुछ लोग सच में अपना जो स्थान है वो सीधे यहाँ पर बना लेते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो पहली ही भेंट में कहते हैं, अरे लग ही नहीं रहा कि आपसे हम पहली बार मिले हैं। कभी आपने भी ऐसा महसूस हुआ होगा, आप भी क्लास 12th में आ गए हैं, कहा सोचा होगा कि हाँ सच में लगता ही नहीं है कि इनसे पहली बार मिल रहे हैं। और कुछ लोग कई बार मिलने के बाद भी ऐसा लगता है, अरे यार ऐसा लगता है इनको तो बस ठीक है, हाँ हाँ ठीक है, ऐसा कर लेते हैं। तो ये क्या है? ये बात ही तो है, बात और भाषा की सहजता। ठीक, कविता लोगों के दिलों में तभी उभरती है जब कविता का भाव स्पष्ट हो और भाषा एकदम सहज और सरल हो। बहुत अधिक जटिल, जटिल अर्थात होता है कठिन, तो जटिल या कठिन शब्दों का प्रयोग करने से कविता बहुत सुंदर तो लग सकती है, लेकिन कई बार लोग कविता के भाव को ठीक ढंग से समझ नहीं पाते। तो कविता की सुंदरता आवश्यक है या कविता का समझना आवश्यक है? सुंदर दिखना चाहिए या उसका समझना? ओके, यहां व्यक्ति का उदाहरण ले देते हैं कि कोई व्यक्ति बहुत सुंदर है तो उसकी सुंदरता मायने रखती है या उसका व्यवहार मायने रखता है? अब आप कहेंगे कहीं ना कहीं सुंदरता भी मायने रखती है और व्यवहार भी। सही है, बिल्कुल सही है, ऐसा है। लेकिन अब ऐसा तो नहीं है कि कोई सुंदर है और उसका व्यवहार ऐसा है कि बस मुंह खोले और सब कह रहे भाई ये तो जितना अच्छा मुंह बंद में दिखता है ना उतना ही बुरा मुंह खोलने पर दिखता है। ये डायलॉग भी सुनने को आते हैं। तो इट्स बेटर कि हम जो भी कार्य करते हैं, जो भी बात करते हैं, पहले हम सोच विचार लें। तो बहुत अधिक जटिल शब्दों का प्रयोग करने से कविता बहुत सुंदर तो लगती है, लेकिन कई बार लोग कविता के भाव को ठीक ढंग से समझ नहीं पाते हैं। ठीक यही बात कवि इस कविता में कहना चाहते हैं कि बात तो सीधी थी पर उसके जो शब्द हैं, जो भाषा का चयन किया गया था, उनमें ऐसी जटिलता है, उनमें ऐसी कठिनता है जिसके कारण आसानी से समझ में नहीं है। फिर हमने क्या कहा, हम इसको और रुकिए हम आपको समझने योग्य बनाते हैं। तो फिर हम और पर्यायवाची शब्दों को ले आए। अब हम बताना चाहते हैं कि हम देखो कितने शब्द भंडार है हमारे अंदर, हम और उनकी जगह पर्यायवाची शब्दों को स्थापित करके बोलने लगे। कुछ लोग थे जो मुंह पर बहुत प्रशंसा करते हैं, चापलूस टाइप के, अरे वाह वाह अब हुई ना बात, अब बनाइए आपने सही कविता। तो हमें लगा कि वास्तव में हम तो बहुत अच्छे हैं। जहां तारीफ सुनने को मिलती है हमें लगता है हम बिल्कुल सही मार्ग पर जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें अपनी कमियों का पता किससे चलता है? जो हमारे अपने कमी बताने वाले होते हैं। तो यहां पर कवि ने यही बताया है। उपरोक्त पंक्तियों में कवि कहते हैं कि कविता के जो भाव श्रोता की समझ में सीधे सीधे आने चाहिए थे, वो भाषा की पेचीदगी के कारण, पेचीदगी मतलब एकदम उलझी हुई सी,
कोई कहता है ये क्या डबल मीनिंग बात कर रहा है भाई, तुम्हारे शब्द मुझे समझ में नहीं आते। ठीक, तो जो शब्द सीधे सीधे समझ में आने चाहिए थे वो भाषा की पेचीदगी के कारण उन भावों को अच्छी तरह नहीं समझ पाए। कवि ने दोबारा जब अपनी कविता को देखा तो उन्हें महसूस हुआ कि भाषा की जटिलता के कारण कविता में कहीं ना कहीं टेढ़ापन आ चुका है, भाषा की पेचीदगी के कारण। अब उन्होंने सोचा कि अच्छे शब्दों का प्रयोग किया जाए और अच्छे शब्दों के चक्कर में उन्होंने और अच्छे अच्छे भारी भरकम शब्दों को लाना शुरू कर दिया, क्योंकि अब बात बना रहे ना तो लीपापोती तो करनी होगी, और लीपापोती के चक्कर में सब कुछ ऐसा हो गया कि वो एक स्क्रू जो नट रहता है ना, कसते हैं जिसमें चूड़ियां रहती हैं, इस तरह से कसा जाता है। यदि उसकी चूड़ियां ही मर जाएंगी तो वो किसी काम का नहीं रहेगा, उसमें उतना अच्छी कसावट नहीं आ पाएगी, वो एक कील की तरह हो जाएगा, ठुक भी जाएगा और निकल भी जाएगा। ठीक है, यानी कवि जो बात कविता के माध्यम से कहना चाहते थे वो बात स्पष्ट नहीं हो पाई, जिस कारण लोग कविता के भावों को अच्छी तरह से समझ नहीं पाए। बात को सही करने और भाषा को सरल बनाने के चक्कर में कवि ने कविता के शब्दों में थोड़ा बदलाव किया कि चलो चलो कोई बात नहीं, मैं अपने शब्दों में थोड़ा बदलाव करता हूँ। देखिए, शब्दों को वापस तो नहीं लिया जा सकता, बदलाव करता हूँ, ऐसा कवि ने सोचा, ताकि भाषा आसान हो और कविता का भाव लोगों की समझ में सही तरीके से आए। तो ठीक करने के चक्कर में भाषा में और अधिक जटिलता आ गई, क्योंकि उन्होंने कहा रुको रुको, मैं अच्छे शब्दों का प्रयोग करूंगा, और अच्छे शब्दों के चक्कर में उसमें और जटिलता आ गई और टेढ़ापन आ गया। ठीक है, और फिर भाषा व बात दोनों ही पहले से और अधिक पेचीदा होते चले गए, उलझते चले गए। इससे तो अच्छा था कि वहीं रुक जाते, थोड़ा समझ लेते कि आखिर क्या कहते ना, किसी को समझाने से पहले उन्हें समझना चाहिए। किसी के समक्ष अपने विचारों को व्यक्त करने से पहले पहले जान तो लो कि सामने वाला क्या चाहता है। यदि इस तथ्य को या इस वास्तविकता को हम सब ध्यान में रखेंगे तो कोई बात पेचीदा नहीं होगी। यही शिक्षा दी है कवि ने इस कविता के माध्यम से। काव्य सौंदर्य है कि कौन कौन सी, मतलब पूछा जा सकता है कि कविता का काव्य सौंदर्य में हम लिखते हैं कि इसमें किस तरह के शब्दों का प्रयोग हुआ है, क्या किसी अलंकार का प्रयोग हुआ है। यह पद्यांश छंद मुक्त है। मैंने अभी बताया था ना कि इसमें कोई लयात्मकता नहीं है, छंद मुक्त है। कविता में खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है, उल्टा पुल्टा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया में अनुप्रास अलंकार है। साथ साथ में पुनरुक्ति प्रकाश, जहां पर शब्द रिपीट हों और उनके अर्थ भी सेम ही हो तो वहां पुनरुक्ति प्रकाश होता है, और जहां कुछ ऐसे अक्षरों का रिपीटेशन हो वहां पर अनुप्रास होता है। मुहावरों व लोक प्रचलित पदों का प्रयोग किया गया है। कविता की भाषा सहज और सरल है। वास्तव में इतनी सहजता के साथ कवि कुंवर नारायण जी ने इस कविता की रचना की है कि आपको भी बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। देखो नेक्स्ट पैराग्राफ, सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेंच खोलने के बजाय उसे बेतरह से कसता चला जा रहा था। अभी अभी मैंने बताया कि किसी को समझाने से पहले या किसी के समक्ष अपने विचार रखने से पहले उनके विचारों को जानना जरूरी होता है कि आखिर वो क्या चाहते हैं। ठीक है, तो जब हम जान लेते हैं तब हम उनको सही से, किसी को क्या चाहिए तभी हम कुछ देंगे ना। हमें पता ही नहीं है कि क्या चाहिए और हम देने लग गए। किसी को भूख लगी, उसको रोटी चाहिए और हम कपड़े बरसाए जा रहे हैं, कपड़े बरसाए। अरे नहीं चाहिए, नहीं हम तो हेल्प कर रहे हैं भाई, मत कीजिए ना ऐसी हेल्प। उसको तो 2 वक्त की रोटी चाहिए, वो दे दो आप। अब किसी को सर्दियों में तन ढकने के लिए कपड़े नहीं और वहां पर हम बहुत सारा अनाज ले जाते हैं। अनाज उनके पास था लेकिन उन्हें तो कपड़े चाहिए थे। हम तो भाई दान कर रहे हैं, हम तो अनाज ही देंगे। उनके लिए क्या कर, हाँ आगे काम आ जाएगा, लेकिन उस वक्त की नजाकत को भी हमें देखना है। समानता का अर्थ क्या लगाया जाता है? सबको एक तरह से बांट देना या सभी को समान। मान लीजिए समानता का क्या है कि सब भैया हम तो जो भूखे बैठे हैं सबको 4-4 रोटियां देंगे, 5-5 रोटियां देंगे। समानता का अर्थ तो ये है, पहले हम जान तो नहीं किसको 5 की भूख है, किसको 2 की भूख है, किसको 3 की भूख है। हो सकता है किसी को 7 की भूख हो, किसी को 3 की भूख हो, तो जो 2 रोटियां हैं वो 7 वाले को दे दी जाए, नहीं तो चली जाएंगी बर्बाद। तो यहां पर बात यही है कि पहले हम सब कुछ धैर्य से सुन लें, समझ लें, उसके बाद ही अपने बातों को रखें। सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेंच खोलने के बजाय उसे बेतरह कसता चला गया। कवि ने यहाँ अपने आप को आम व्यक्ति की तरह माना है।
जैसे आम व्यक्ति जो बात करते समय या रचना करते समय या कोई भी व्यवहार करते समय अपने आप को श्रेष्ठ बताने के चक्कर में इतना कठिन ले जाते हैं कि सामने वाला सुनता तो है, अरे वाह 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 करने वाले बहुत होते हैं, ठीक है। तो उन वाहवाही पर नहीं जाना है। कबीरदास जी का वो दोहा जरूर याद रखिए, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छबाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाए, ठीक है। तो यहाँ पर वो खोलने की बजाय उसको कसते चले गए कि मैं और अच्छे शब्दों का प्रयोग करूंगा, और अच्छे शब्दों का प्रयोग करूंगा, क्योंकि इस तरह से कर्तव्य पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाह वाह। मैं जो बदलता जा रहा था अपने भावों को, अपने विचारों को, तो उसमें मुझे साफ सुनाई दे रही थी। कुछ लोग कह रहे वाह अब हुई बात, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वाह क्या गुरु, लगे रहो। अब यहाँ पर पता चला कि वो जो सामने वाले थे उन्हें तो ABCD पता नहीं थी कि आखिर हो क्या रहा है, और जो कुछ बैठे थे जो वास्तविक रूप में हमारी कविता को या हमारी बात को मूल्य देने आए थे, वो जो पी रहे, ऐसे में क्या कहते। तो आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था, जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। जब किसी पेंच की चूड़ी मर जाती है तो वह यूं ही घूमता जाता है, उसमें कसावट नहीं रहती है, मतलब वो प्रभावहीन हो जाता है, ठीक, और भाषा में बेकार घूमने लगी। जीवन में आने वाली हर मुश्किल का समाधान अगर हम धैर्य पूर्वक करेंगे तो मुश्किल आसानी से हल हो जाएगी, और यदि हम मुश्किलों में हड़बड़ाने लगे, घबराने लगे, जल्दबाजी करने लगे तो वो राई का पहाड़ बन जाता है, तिल का ताड़ बन जाता है। सो प्रिय विद्यार्थियों, ध्यान रखिएगा, अभी आप विद्यार्थी हैं, आगे बस 12वीं के बाद आप कॉलेज में कदम रखेंगे और उसके बाद आप अपने पैरों पर खड़े होंगे। जीवन जो है ना, दुनिया कई तरह के खेल दिखाती है, रंगमंच के समान है। कब कौन कैसी बाजी पलट जाता है बिल्कुल समझ नहीं पाते हैं। हमें क्या लगता है जो हमारे मुंह पर मीठा मीठा बोल रहे हैं वही हमारे हितैषी हैं, लेकिन आस्तीन का सांप होना भी मुहावरा आपने सुना ही होगा। जो हमारे बहुत करीबी रहते हैं वही हमारे पैरों के नीचे से जमीन खिसकाने का कार्य करते हैं। इसलिए हमें चौकन्ना रहना है, समझदार रहना है, किसी की भी बातों में नहीं आना है, हमारे अपनों से अवश्य राय ले लेना है। तब देखिए किस तरह से आप आगे बढ़ेंगे और सुयोग्य और समझदार सम्मानीय नागरिक बनेंगे। हमें किसी भी तरह की जल्दबाजी और हड़बड़ाहट में उस मुश्किल से दूर करने की कोशिश करते हैं तो मुश्किल और बढ़ जाती है। यहाँ कवि यही बात करते हैं। दो वस्तुओं को जोड़ने के लिए पेंच में चूड़ियां या खांचे का होना आवश्यक है ताकि वस्तुओं में अच्छे से पकड़ मजबूत हो सके। पेंच को अच्छी तरह से कसने के लिए उसे सीधी दिशा में घुमाना भी आवश्यक है। यदि मान लीजिए पेंच को, हर एक पेंच को हम इस तरह से घुमाते हैं, कसा जा रहा है, कस रहा है, और खोलना होता है तो हम इस तरह से खींचते हैं एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, और क्लॉकवाइज हम घुमाते हैं एंटी क्लॉकवाइज, ठीक। तो ये होता है, लेकिन उसको उल्टा सीधा घुमाएंगे, तोड़ेंगे, मरोगे तो उसकी चूड़ियां मर जाएंगी और उसकी कसावट खत्म हो जाएगी, ठीक। तो दो वस्तुओं को जोड़ने के लिए पेंच में चूड़ियों खांचे का होना आवश्यक है ताकि वस्तुओं का पेंच पकड़ मजबूत हो सके। किसी भी बात को स्पष्ट रूप से समझाने के लिए पहले सामने वाले के नजरिए को जाने, सामने वाले की डिमांड को जाने, सामने वाले की मतलब जो भी समझ है उसको समझें, तब जाकर अपनी बात करेंगे, तब ज्यादा सही रहेगा। पेंच को अच्छी तरह से कसने के लिए उसे सीधी दिशा में घुमाना भी आवश्यक है, क्योंकि गलत दिशा में घुमाने से पेंच कसने की बजाय खुलने लगेगा और जबरदस्ती कसने की कोशिश करने में पेंच की चूड़ियां खत्म हो जाएंगी या टूट जाएंगी, फिर वो नहीं रहेगा उतना अच्छा जितना कि अच्छा था। ठीक इसी तरह से कवि भी यही कह रहे हैं कि बात को सही तरीके से कैसे कहा जाए या लिखा जाए ताकि लोगों की समझ में आसानी से आ सके और हमारा जो उद्देश्य है वो भी पूरा हो सके। इस समस्या को धैर्य और गंभीरता पूर्वक समझे बिना कविता के शब्दों को घुमा फिराकर भाषा को और अधिक जटिल बनाता चला गया। किसी ने कहा आपकी कविता में ऐसे शब्द नहीं, ऐसे हैं, हमें समझ में नहीं आ रही, तो और जटिल बनाता गया। मैं अच्छे शब्दों को पिरोने के जगह अपने मस्तिष्क में जो जो भी शब्द भंडार था सबको लाता गया, तो वो पता चला और जटिल होता गया और कठिन होता गया। यानी कविता के भावों को समझे बिना वह कविता में चमत्कारिक और बनावटी भाषा का प्रयोग करने लगा, जिससे कविता बाहरी रूप से दिखने में तो सुंदर लगी, लेकिन यानी जो बनावटी भाषा का प्रयोग को देखकर तमाशबीन उसकी झूठी तारीफ वाहवाही कर लगे, जिससे सुनकर सभी कभी खुश भी हो रहे थे, लेकिन वो वास्तविक रूप में सही नहीं थी, क्योंकि
जो बात थी या शब्दों का जो प्रयोग था वो इस तरह से था कि आसानी से समझ में नहीं आ रहा था। काव्यांश बिंब प्रधान है। बिंब अर्थात प्रतीक, प्रतीक अर्थात सिंबल्स। तो कवि ने यहाँ पर पेच को कहा है। और छंदमुक्त यहाँ पूरे काव्यांश में खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। कविता की जो भाषा है वो सरल और सहज है, ठीक, साफ सुनाई, जोर जबरदस्ती में अनुप्रास अलंकार है और बात में उपमा अलंकार भी है, क्योंकि बात की तुलना पेच से की गई है। हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया। अब क्या करूं, मैं बात को सुधारने के चक्कर में उसको और पेचीदा करता गया और पेचीदा कर गया, और जब उसकी चूड़ियां ही मर गईं, बात का प्रभावहीन हो जाना अर्थात उसका कोई मूल्य ही नहीं बचा, तो मैंने उसको ठोक दिया। भाई लो, हम तो यही करते हैं। कुछ लोग ना समझ में आए या ना जाए, मैंने तो ये बता दिया बस। तो फिर क्यों बताया? आपका उद्देश्य था कि आप जो सामने वाला चाहता है या सामने वाले को समझाना, लेकिन जब समझ में नहीं आया और आप अनर्गल कोशिश करते गए इधर उधर घुमा फिरा कर, और अंत में क्या हुआ, नहीं आ रहा है, समझ में ना आए, मैंने तो कह दिया। ये कौन सी बात हुई? ये तो अनर्थ हो गई ना, अर्थ का अनर्थ हो गया। तो ऐसा करना तो उचित नहीं है। हार कर मैंने उसे कील की तरह ठोक दिया, और ऊपर से ठीक ठाक पर अंदर से ना तो उसमें कसाव था ना ही ताकत। बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, मुझे पसीना पोंछते देखकर पूछा। बात जो कि एक बच्चे की तरह खेल रही थी, अब मैं थक हार गया, मैं पसीना पोंछने लगा। उसने क्या कहा? तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना नहीं सीखा क्या? हाँ, भाषा को किस तरह से कहा जाए, कब कौन सी बात को कहा जाए, किसके सामने कहा जाए, वो नहीं सीखा? सीख लेना। कितने शब्दों का भंडार आपके पास है, कितने बड़े ज्ञाता आप हैं, वो तब तक सार्थक नहीं होता जब तक आप सही समय पर सही या सार्थक बात कहने लायक नहीं हो जाते। ठीक है? कील या चूड़े खांचे रहित होता है, इसलिए वस्तु में उसकी पकड़ पेच जैसी मजबूत नहीं होती। उपरोक्त पंक्तियों में कवि कहते हैं कि कविता में अपनी बात की अभिव्यक्ति के लिए सही भाषा का प्रयोग ना कर पाने के कारण उन्हें उलझा हुआ ही छोड़ दिया। ठीक है, मुझे नहीं करना। कुछ लोग होते हैं, अच्छा भाई मुझे नहीं करना, बस हो गया, जो हो गया सो हो गया। ये कोई समाधान है क्या? नहीं है। तो हालांकि वह कविता ऊपर से तो ठीक ठाक लग रही थी, लेकिन भावों को अभिव्यक्त करने में प्रभावहीन थी। प्रभावहीन मतलब उसमें कोई प्रभाव नहीं था, असफल थी। उसे जिस उद्देश्य के लिए लिखा गया था वह उस उद्देश्य को पूरा नहीं कर पाई थी। कवि आगे कहते हैं कि कविता में भाषा का सही प्रयोग ना कर पाने से परेशान कवि को देखकर बात पूरी तरह से एक नटखट बच्चे की तरह आकर बोली। उसने सरल, स्वाभाविक और सुविधाजनक तरीके से भाषा का प्रयोग करना नहीं सीखा। सीख लो, क्योंकि व्यवहार, व्यक्ति का व्यवहार ही उसके व्यक्तित्व का आईना होता है। हमारी डिग्रीज, बड़ा ओहदा या जो भी धन संपत्ति वो बाद में दिखाई देती है, पहले तो हमारा जो व्यवहार है ना वो लोगों के सामने आता है। यह बात को शरारती बच्चा इसलिए कहा गया है क्योंकि बच्चे बहुत शरारत करते हैं और शरारत करते वक्त वो किसी की भी पकड़ में नहीं आते हैं। तो बात को भी सोच समझकर करना है। खड़ी बोली का प्रयोग है, कविता छंद मुक्त है, सहज और सरल शब्दों का कवि ने प्रयोग किया है। पसीना पोंछते, ठीक ठाक, हार कर में अनुप्रास अलंकार है। प्रश्नानुलंकार का भी प्रयोग है, जहां बात कवि से प्रश्न पूछ रही है। बात का मानवीकरण भी किया गया है, अर्थात मानवीकरण अलंकार भी है। ठीक। हाँ, यदि आपके मस्तिष्क में किसी तरह के प्रश्न उमड़ रहे हो तो अवश्य आप भी लिखिएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगी आपको रिप्लाई करने की और आपको सेटिस्फाइड करने की। ठीक है, कि किस तरह से कौन से शब्दों को कहां पर प्रयोग में लाना चाहिए, ये हम जानेंगे, सीखेंगे भाषा के माध्यम से। सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि हमें अपने व्यवहार में कुशल होना है, ताकि किसी को भी हमारी बात से कभी दुखी ना पहुंचे या कोई भी हमारी बात से आहत ना हो। प्रिय विद्यार्थियों, इसी तरह से मैं आपके समक्ष आती रहूंगी मैग्नेट ब्रेन्स के माध्यम से। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा माध्यम जो कक्षा 7वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन हिंदी मीडियम में प्रोवाइड करता है, एब्सोल्युटली फ्री। अंग्रेजी मीडियम की यदि हम बात करें तो किंडरगार्टन से कक्षा 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन है फ्री। साथ ही साथ सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाएं, जिनमें शामिल है एनटीएससी, ओलंपियाड, आईआईटी, जेईई, नीट, यूपीएससी, बैंक, इंश्योरेंस, सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी आप सभी होनहार विद्यार्थियों को प्रोवाइड किए जाते हैं 100% फ्री। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, बाय बाय, थैंक यू सो मच।